हेलो फ्रेंड्स, ओके जोश में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्त, हम क्या पढ़ रहे थे? अभी हमने चौहानों की उत्पत्ति के चारों सिद्धांत पढ़े थे और चारों सिद्धांतों में एक एक करके हमने उनकी डिटेल के बारे में पढ़ा था। जिसमें हमने पहला पढ़ा था अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत, उसके बाद में पढ़ा था हमने विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। देन तीसरा जो पढ़ा था हमने वो पढ़ा था सूर्यवंशीय सिद्धांत, चंद्रवंशीय सिद्धांत, ब्राह्मण वंशीय सिद्धांत। ये क्या है कि दोस्तों अलग अलग विद्वान अपने अपने हिसाब से एक स्टेटमेंट देते हैं या कहते हैं कथन में देते हैं। जैसे सबसे जो सॉलिड आता है वो आता है गौरीशंकर हीराचंद ओझा का। गौरीशंकर हीराचंद जो ओझा थे वो कहते हैं कि ये क्या है दोस्तों, मैंने चारों पांचों किताबों का जो है रिसर्च किया, एक तरीके से उनको भी पढ़ा है। उनके राजाओं के काल में जो शासन करते थे कवि या फिर लेखक, उन्होंने लिखा है खुद कि भाई सूर्यवंशी थे, तो मैं उनके आधार पर बोल रहा हूँ। उसी बात का समर्थन भी करते हैं बहुत सारे विद्वान। उसके बाद में आ जाएंगे ब्राह्मण वंश। एक बिजोलिया शिलालेख आता है और उसमें ऐसा उनके बारे में बताया जाता है चौहानों के बारे में कि बिजोलिया शिलालेख में दशरथ शर्मा फिर उसके आधार पर अपने पुस्तक द अर्ली चौहान डायनेस्टी में बताते हैं कि वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। हमने देखा चंद्रवंशीय भी इनके बारे में कहा गया, इनको इंद्रवंशीय कहा गया। इस तरीके से एक तरीके इनके जो अभिलेख है, एक चीज और नोट करने वाली बात थी दोस्तों, ध्यान देने वाली थी कि इनके जो जानकारी के स्रोत है ना, दिल्ली से लेकर के राजस्थान के सिरोही तक आ रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनका विस्तार जो था वहां से लेकर के इस एरिया तक तो विस्तृत था। यह चीजें भी आप समझ सकते हो अगर कभी पूछा भी जाए तो। अब देखते हैं दोस्तों, चौहानों के जानकारी के कुछ स्रोत थे, जैसे कुछ अभिलेख भी है। कुछ एक दो अभिलेखों के बारे में हम देख लेते हैं। चौहानों से संबंधित अभिलेख, इनके डिटेल देखते जाएंगे। अभी कुछ फैक्ट्स के बारे में हम नोट करेंगे। यहाँ पे फैक्ट्स को अगर नोट करेंगे तो उनकी डिटेल अगले जैसे जैसे सेशन चलेगा आगे उसकी मैं बताता जाऊंगा। तो चौहानों से संबंधित लेख, सबसे पहले आ जाएगा हर्षनाथ का अभिलेख या फिर बिजोलिया शिलालेख भी लिख सकते हैं। पहला बिजोलिया शिलालेख। मैंने बताया था आपको, जब दशरथ शर्मा ने जब स्टेटमेंट दिया था कि ये वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है, तो बिजोलिया शिलालेख का जो क्रम था या फिर साल था, कौन सा था? मैंने आपको बताया 973 ईस्वी। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता था। अभी हाल ही के जो एग्जाम हुए थे वनपाल में, वन रक्षक में आया था, स्कूल लेक्चरर में भी आया था, ये कॉलेज लेक्चरर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और किन से संबंधित है? चौहानों से संबंधित है। दूसरा आप अगर लिखें, और दोस्तों ये चीज ये किसने लिखाया था ये भी जरूरी है, विग्रहराज के द्वारा, चतुर्थ है उनके द्वारा ये लिखाया गया था। ये ध्यान देने वाली बात है। इसके बाद में फिर आता है हर्षनाथ। और हर्षनाथ मंदिर कहां पर है? मंदिर अभिलेख। यह भी चौहानों के बारे में जानकारी देता है दोस्तों। किसने बनवाया था ये आपको मैंने बताया था, हट्टर जो थे, ये सामंत है, पृथ्वीराज प्रथम के सामंत है हट्टर, उनके द्वारा यह मंदिर बनवाया गया था। इसकी डिटेल अभी देखेंगे। अभी केवल चौहानों से संबंधित जो लेख थे उनके बारे में मैं एक एक करके आपको बता रहा हूं। तो पहला बिजोलिया शिलालेख 973 ईस्वी में, हर्षनाथ मंदिर अभिलेख। दोस्तों यहाँ एक और चीज आप ध्यान दो कि हर्षनाथ मंदिर तो है सिक्कर में, ठीक है। कहां पर है? सिक्कर में। लेकिन हर्षनाथ की पहाड़ियां, हर्षनाथ की जो पहाड़ियां हैं वो कहां पर है? अगर आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको बताने वाला हूं हर्षनाथ की पहाड़ियां कहां पर है। दोस्तों ये अलवर में है। और अगर कभी पूछा जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि हर्षनाथ का मंदिर अगर वहां, तो वहां पे हर्षनाथ की पहाड़ियां भी सिक्कर में ही होगी। हर्षनाथ की जो पहाड़ियां हैं अलवर में है। तो ये चीज नोट करना आप। अभी हम शिलालेखों के बारे में देखते जाएंगे। बिजोलिया शिलालेख हो गया, हर्षनाथ मंदिर अभिलेख हो गया। नेक्स्ट जो लेख अभिलेख देखेंगे वो आ जाएगा इनके बारे में, जीर्ण माता मंदिर लेख। जीर्ण माता जो थी
उनके, क्योंकि जीण माता का मंदिर का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था, और उसी के जो लेख थे उत्कीर्ण है वो भी इनके बारे में जानवा, इनसे ही संबंधित लेख है। तो जीण माता मंदिर लेख है। और अचलेश्वर, जो मैंने आपको जब उत्पत्ति के सिद्धांत बताए थे वहां पर एक अचलेश्वर अभिलेख भी बताया था, वो भी इनसे संबंधित है। अचलेश्वर लेख। एक आता है शिवालिक, शिवालिक लेख। शिवालिक लेख जो है ये हरियाणा में, शिवालिक लेख। ये जानकारी के स्रोत है, इनसे चौहानों की जो डायनेस्टी है, इनके चौहानों के जो राजवंश है, इनके बारे में राजनीतिक और सामाजिक रूप से इन चौहान वंश के बारे में जानकारी हमको मिलती है। अब दोस्तों चौहानों की जो क्षेत्र है ना, उसके बारे में हम देखें। चौहान वंश का क्षेत्र, वंश का क्षेत्र, तो दोस्तों ये जो है सपादलक्ष, शाकंभरी, सपादलक्ष या इस एरिया के चौहान है। और जो स्टार्टिंग में जो इनकी शाखा रही है वो भी यही रही है। तो जो एरिया था इनका वो था सपादलक्ष, सपादलक्ष। और सपादलक्ष जो अगर वर्तमान में समझें तो कह सकते हैं कि अजमेर वाला एरिया है, कुछ एरिया नागौर का इसमें आता है, कुछ सिक्कर का, मतलब उनके बीच का जो एरिया है वो सपादलक्ष में आ जाएगा, यानी कि सांबर के आसपास का क्षेत्र कह सकते हैं। सांबर जो झील है ना, आस पास का क्षेत्र। और दोस्तों इसमें एक और चीज नोट करने वाली है, सांभर झील कितने जिलों में, अगर मैं आपको बताऊं तो सांभर झील कितने जिलों में फैली हुई है? सांभर झील जो है 3 जिलों में फैली है। नाज, इससे याद कर सकते हैं आप, नाज जो होता है तो इसमें आ जाएगा नागौर, अजमेर। मैं इसलिए आपको बताता जा रहा हूं क्योंकि अगर ये हिस्टोरिक चीजें हैं तो इनका थोड़ा ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस भी हमको पता रहना चाहिए कि कौन सी झील कहां पर है। और जयपुर, ठीक है। तो जो ये झील है इन जिलों में विस्तृत है, सांभर झील। और सांभर झील के आसपास का जो एरिया है, जो जैसे जितने जिले इसमें टच हो रहे, उस जिले में ये चौहान वंश का जो क्षेत्र था ये विस्तृत था। और इनकी राजधानी क्या थी दोस्तों? चौहान वंश की जो राजधानी थी ना, राजधानी, तो वो थी, पुराना नाम आ जाएगा यहां पे चौहानों का, आई छत्रपुर। आई छत्रपुर, आई छत्रपुर को क्या कहा जाता है वर्तमान में? जो नागौर जो है इसको आई छत्रपुर कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आई छत्रपुर जो है किसकी राजधानी थी? तो सपादलक्ष या सांभर के जो शासक थे उनकी राजधानी थी आई छत्रपुर या नागौर। ये नेक्स्ट देखते हैं कि जो शाकंभरी सपादलक्ष के जो शासक थे उनका थोड़ा सा एक अपन बर्फिकेशन देखते हैं, उनका डिवीजन देखते हैं एक बार। तो शाकंभरी, सपादलक्ष, शाकंभरी, सपादलक्ष, या कह सकते हैं अजमेर, अजमेर भी आ जाता है इसमें। अजमेर वो सांबर वाला एरिया जो है, ये एक क्षेत्र है इनका। इसमें यहाँ के जो चौहान है था, प्रारंभ जो होता है कहाँ से होता है चौहान वंश का? वो होता है लगभग शाकंभरी से, है ना। तो ये चीज ध्यान देने वाली है, शाकंभरी से इनका चौहान वंश का प्रारंभ होता है। के चौहान कर सकते हैं यहां पे। अब इसके जो वंश है उसके बारे में अगर देखें तो ये अजमेर आ जाएगा इसमें, या अजमेर के चौहान, है ना। इसका विभाजन, क्योंकि सबसे पहला जो इनका आदि पुरुष कौन था? इनका आदि पुरुष जो था वो मैंने बताया वासुदेव था इनका आदि पुरुष। तो संस्थापक जो था
संस्थापक वासुदेव चौहान, इसके द्वारा की गई थी 551 ईस्वी में। किसकी स्थापना की गई थी? चौहान वंश की स्थापना की गई थी। इसको चौहान वंश का आदि पुरुष, मूल पुरुष या सबसे बड़ा पूर्वज जो होता है वो, क्योंकि अगर किसी वंश को स्टार्टिंग करने वाला होता है, मैंने जो स्टार्ट में भी आपको बताया था शुरू में ही, कि किसी भी वंश को, किसी भी परंपरा को शुरू करने वाला जो पहला होता है वो उसी का आदि पुरुष होता है। हो सकता है जैसे किसी भी समाज का लोक देवी देवता जो भी होते हैं, जो उनके आदि पुरुष भी होते हैं और उनका कुल का उत्पन्न जहाँ से शुरू होता है वो माना जाता है, तो संस्थापक है ये, इनको आदि पुरुष भी कहा जाता है। तो इनका जो डिवीजन देखेंगे हम, तो पहला आ जाएगा नाडोल के चौहान। और नाडोल दोस्तों मैंने कहा बताया था, चंद्रावती कहीं भी डोल, लेकिन नाडोल में ना डोल, तो यानी कि नाडोल कहां पर है? नाडोल से आपको समझ में आएगा, नाडोल है पाली में। तो नाडोल के चौहान जो थे, पहला जो यहां इनका जो विभाजन होता है वो होता है नाडोल में, और नाडोल कहां पर है? पाली में है। और दूसरा आ जाता है अजमेर। ठीक है, अजमेर के चौहान और नाडोल के चौहान। और यहां से जब इसका संस्थापक अगर पूछे, तो इसका जो संस्थापक है ना, इसका संस्थापक है कीर्तिपाल। यह भी क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, यह भी लेटेस्ट एग्जाम क्वेश्चन आया हुआ था, स्कूल लेक्चरर का जो हुआ है उसमें आया हुआ है कीर्तिपाल। और इसमें आगे देखें तो इसकी अनेक शाखाएं आ जाती हैं और भी, जैसे यहां से बनती है शाखा जालोर की बनती है एक, तो सिवाना की बनती है, सिवाना भी जालोर का ही भाग था एक तरीके से। इसके बाद में हाड़ौती के चौहान जो आ जाएंगे, हाड़ौती या बूंदी, पहले बूंदी था, अब 4 डिस्ट्रिक्ट हो गए। तो जालोर के चौहान, सिवाना के चौहान, हाड़ौती के चौहान, और एक आ जाएगा अजमेर के जो चौहान है। इसका संस्थापक कौन था दोस्तों? अजमेर के चौहान वंश का संस्थापक बताइए दोस्तों, अगर आपने पढ़ा है, मैंने आपको बताया था अभी जब इनका उत्पत्ति बताई थी तब। तो इसमें आ जाएगा अजमेर के चौहान वंश का संस्थापक जो था, नीचे लिख देता हूं संस्थापक में, अजयराज। अजमेर के चौहान वंश का संस्थापक था अजयराज, और यही अजमेर की स्थापना करता है। अजमेर दुर्ग को बनवाता ही है, और यही बाद में जाकर के अजमेर के जितने भी शासक होते हैं उनका पूर्वज कहा जाता है एक तरीके से। और सबसे बड़ी बात है, चौहानों का साम्राज्य का निर्माण काल जो होता है वो अजयराज चौहान के समय से ही शुरू होता है। निर्माण का मतलब होता है कि चौहान साम्राज्य अपने रूप में आने लगता है। और दूसरा एक और चीज़ थी दोस्तों, वो चीज़ नोट करने वाली ये थी कि जो चौहान साम्राज्य का स्वर्ण काल था वो कौन था? उसका स्वर्ण काल था विग्रहराज चतुर्थ। तो दोनों चीजें अलग अलग डिफरेंस है, एक तो निर्माण काल है, एक स्वर्ण काल है। तो मैं अभी आपको बता रहा हूं, इनकी डिटेल धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। तो नाडोल के पाली वंश, यहां से 3 शाखाएं विभाजित होती, जालोर का, सिवाना का, हाड़ौती का। और इसमें क्योंकि जालोर के जो वंश था ना, इसके अंदर ही सिवाना वंश आता था। ठीक है, जब इसके अंदर ही सिवाना वंश आएगा तो हाड़ौती भी आ जाएगा इसी में, जालोर, सिवाना, हाड़ौती आ जाएगा, है ना। एक मिनट, ये जो कीर्तिपाल था ये जालोर का संस्थापक था दोस्तों, जालोर के वंश का संस्थापक था, जालोर के कीर्तिपाल। जालोर के वंश का संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल था। और यहां का जो संस्थापक था दोस्तों, नाडोल का वंश का संस्थापक ये था लक्ष्मण देव। हमने तीनों वंशों के बारे में पढ़ा। नाडोल से जालोर, जालोर वंश का संस्थापक जो था कीर्तिपाल था। सबसे पहले नाडोल आता है, नाडोल का लक्ष्मण देव था, सिवान आता है, हाड़ौती आता है। ठीक है, इधर अजमेर वंश आ जाता है, अजमेर के चौहान आ जाते हैं, और अजमेर के चौहान वंश का संस्थापक आ जाता है अजय राज। और इस यहां से जो आगे निकलेगा अभी वंश, वो आ जाएगा अजमेर के चौहान वंश से निकलेगा रणथंभौर के ही चौहान।
रणथंभौर चौहान रणथंभौर की जो चौहान है, इसका जो संस्थापक था, ये दोस्तों आप बताइए क्या हो सकता है। रणथंभौर के चौहान वंश का जो संस्थापक था वो था गोविंद देव। और गोविंद देव कौन था? जब मोहम्मद गौरी ने गोविंदराज, जब मोहम्मद गौरी ने किसको हरा दिया था? पृथ्वीराज तृतीय को जब हरा दिया था, तो पृथ्वीराज तृतीय को हराने के बाद में गोविंदराज जो इसका पुत्र था, इसको राजपाट दे दिया था और अधीनस्थ राजा के रूप में शासन करा था। एक और चीज यहां से उल्लेख मिलता है दोस्तों, मोहम्मद गौरी जो था ना, उनको लेकर एक स्टेटमेंट इन्होंने क्या है कि एक तरफ जो सिक्का जारी किया था, इस सिक्के पे एक तरफ तो लिखा था मोहम्मद बिन साम, यानी कि मोहम्मद गौरी जो था उसका भी नाम उत्कीर्ण था, एक तरफ पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय था उसका भी नाम उत्कीर्ण था। तो इसका मतलब बहुत सारे विद्वान ऐसा भी कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने मारा नहीं था और वो उसके अधीनस्थ सामंत के रूप में बाद में काम भी किया, फिर गोविंदराज जो तृतीय था उसको शासन सौंप दिया था, ऐसा कहा जाता है। पृथ्वीराज की जैसे गोविंदराज यहाँ संस्थापक आ जाता है और रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक आता है गोविंदराज, तो दोनों ही चीज़ों को लेकर हम क्लियर है। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन होता है? गोविंदराज होता है। ठीक है, हमने उधर देखा था नाडोल के चौहान वंश से 3 वंश निकले थे और उनमें निकला था पहला जालोर का आ जाता है, इसके बाद में सिरोही का आता है। ये शाखाएं दोस्तों मेन जो था चौहान वंश का संस्थापक शाकंभरी के चौहान जो थे ना, वहां से इनकी अलग अलग शाखाएं निकलती है और ये शासक अलग अलग बाद में हम पढ़ते हैं, जैसे नाडोल के चौहान पढ़ते हैं, जालोर के चौहान पढ़ते हैं, या फिर और भी हाड़ौती के भी चौहान आते हैं। वो सब चीजें यहाँ पे देखी जाएगी। तो सिरोही जालोर आ जाएगा सबसे पहले, तो फिर सिरोही आ जाएंगे, इसके बाद में हाड़ौती के भी हमने देखा था। ये सब यहीं से निकले हुए। सिवाना भी आ जाता है, जो सिवाना तो जालोर के अंदर ही काम कर रहे थे यहाँ के राजा। ठीक है, तो ये यहाँ से निकले हुए शासक थे। अब दोस्तों इसके बारे में अगर हमने वर्फिकेशन समझ लिया है, तो अब एक इनकी थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। इनका जो आदि पुरुष जो था ना, चौहान वंश का संस्थापक, का चौहान वंश का संस्थापक जो था वासुदेव था। (551 ईस्वी). ठीक है, तो चौहान वंश की स्थापना किसने की? वासुदेव चौहान ने। और इसी को इनका क्या कहा जाता है? आदि पुरुष, मूल पुरुष, आदि पुरुष, मूल पुरुष और पूर्वज कह सकते हैं, अग्रज भी कह सकते हैं। इनका जो अग्रज मतलब सबसे पहले जो इनके साम्राज्य को चलाने वाला जो था वो कौन था? वासुदेव चौहान था। ठीक है दोस्तों, तो ये संस्थापक आ गया। अब जो पहले इसके बाद में वासुदेव जो चौहान थे, इनके आगे जो शासक आएंगे, जैसे दुर्लभ राज आ जाएगा, दुर्लभ राज फर्स्ट आएगा। इन्होंने एक और काम किया था शाकंभरी में, जो काम किया था इन्होंने, सांबर झील है ना, जो सांबर झील का निर्माण करवाया। और कहा जाता है कि जब सांबर, क्योंकि पानी नहीं था आसपास के एरिया में, पूरे शाकंभरी एरिया में पानी नहीं था, तो एक ये जो है संत के पास गए थे और संत जो थे इनके जो विद्वान थे वो कहते हैं कि आपके पानी हो जाएगा, लेकिन आप ऐसा है कि यहाँ से जाने के बाद में है ना, आप पीछे देखना नहीं है। तो ये जो एरिया है सांबर झील वाला एरिया, इससे आपको समझ में आएगा कि ये लगभग 30 या 35 किलोमीटर के लगभग ये चल गए थे, लेकिन फिर क्या हुआ कि ये अपना काम कर देगी, इतने पानी बहुत है अपने लिए, तो लास्ट में जाकर के क्या हो गया, ये पीछे देख गए और पानी क्या हो गया, खारा हो गया। ऐसी कहानी इसके बारे में भी सुनी जाती है। तो सांबर झील जो एरिया है लगभग 30-35 किलोमीटर के लगभग आती है, 30 से 32 किलोमीटर आती है। और उस एरिया में क्या हुआ, ये झील है और इसका पानी खारा हो जाता है। हालांकि ऐसा
नहीं है साइंटिफिकली, लेकिन ये एक कहानियां हैं इनके बारे में, तो ये ऐसा कहा जाता है। तो सांबर झील का निर्माण इसने करवाया था, वासुदेव चौहान ने करवाया था। अब इन्होंने सांबर झील अपनी जनता के लिए काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद में आगे वाला जो शासक आता है वो आता है दुर्लभ राज। कौन सा आ जाता है? दुर्लभ राज फर्स्ट। दुर्लभ राज जो फर्स्ट है, यह भी अपने आप में कह सकते हैं कि अग्रणी थे चौहान वंश में, और इनके द्वारा जो ज़्यादा काम नहीं किया गया था, क्योंकि सबसे पहला जो संस्थापक होता है उसके बाद में दुर्लभ राज आएंगे। तो ये क्या थे दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि ये जो है गुज्जर प्रतिहार वंश जो था ना, पहला मैंने क्या बताया था आपको, क्रम जब बताया था आपको, मैंने प्रतिहार वंश बताया था पहला वंश में, फिर बताया था परमार बताया था, ठीक है। और परमार के बाद में मैंने क्या बताया था आपको, चालुक्य, और चालुक्यों के बाद में मैंने चौहान आपको बताया था। तो जो ये चौहान है, ये चौहान इनके क्या थे, सामंत थे। इनके क्या थे, ये सामंत थे। और सामंत क्या रहते हैं, उसको कहते हैं दोस्तों, सामंत जो होता है, सामंत उसको कहते हैं जो राजा के अधीन, राजा ही होता है ये भी, लेकिन राजा बड़े राजा के अधीन रहता है और उसके अधीन ही काम करता है। जैसे मान लो अगर युद्ध लड़ना है तो एक सैनिक के रूप में भी अपनी सेना भी भेजेगा, असला भी भेजेगा, और उसमें क्या रहेगा कि कर भी देगा राजा को सामंत के रूप में, क्योंकि कर भी देना होता है। तो सामंत छोटा राजा रहता है, जबकि जो राजा होता है वो बड़ा, उसके यानी कि अधीनस्थ राजा कह सकते हैं इसको। सामंत होता है जो अधीनस्थ राजा। तो ये जो थे चौहान, जो किनके सामंत थे, ये प्रतिहारों के सामंत थे। तो अब क्या होता है, इसके समय एक काम होता है, एक होता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष जो होता है वो शुरू होता है। और त्रिपक्षीय संघर्ष जब शुरू हो जाएगा तो उसमें सबसे बड़ी बात ये आती है कि वत्सराज जो था, गुर्जर प्रतिहार शासक कौन था, वत्सराज। अगर इसने क्या किया, पहली बार जो त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू होता है उसमें पार्टिसिपेट करता है। कौन करता है इसमें? सबसे पहले पार्टिसिपेट जो करता है वो वत्सराज होता है। और ये जो दुर्लभ राज है ना, दुर्लभ राज, ये पहली बार इसकी तरफ से उसमें त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेता है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्या थे, पहले सबसे पहले तो कि गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। कौन थे? चौहान। चौहान जो थे गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। और गुर्जर प्रतिहारों की जो प्रथम जो चौहान शासक था वो जो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला था। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है, चीज नोट करने वाली है कि चौहानों ने भी त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, लेकिन कैसे भाग लिया था? एक सामंत के रूप में भाग लिया था, इनडायरेक्टली भाग लिया था मतलब। तो इनमें इनका भी योगदान है। तो दुर्लभ राज फर्स्ट ने त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था वो कौन से गुर्जर प्रतिहार शासक के समय हुआ था? वो हुआ था वत्सराज के समय। वत्सराज के समय। और इसमें कौन ने भाग लिया था? इसमें भाग लिया था दुर्लभ राज फर्स्ट ने। तो पहले जो संघर्ष हुआ था इसमें दुर्लभ राज प्रथम ने भाग लिया था। यहां इंपॉर्टेंट चीज यही है दोस्तों। इसके बाद में अगर देखें तो फिर आ जाता है गुवक प्रथम। गुवक प्रथम में गुवक प्रथम में बारे में कहा जाता है कि जो शासक था, एक पृथ्वीराज प्रथम भी आएंगे इसमें ही, पृथ्वीराज प्रथम भी आएंगे। जो शासक था उन्होंने पृथ्वीराज प्रथम के समय अट्टड़ नाम के जो सामंत थे उन्होंने क्या करवाया था? मंदिर का निर्माण करवाया था। गुवक प्रथम के बारे में ऐसी कहानी कही जाती है
कि इन्होंने भी जो है मतलब सामंत ही थे। सबसे पहले तो यही कहा जाएगा कि अब तक सामंत थे, इनमें अभी कोई ऐसा राजा नहीं हुआ था जो अलग हो जाए इनसे। लेकिन एक राजा आ जाएगा, उनमें जो पहला था ये गोवक प्रथम जो था, ये विरोध करना शुरू करता है। और विरोध इसलिए शुरू करता है कि हम क्या है, सामंत नहीं रहेंगे भाई, हम गुर्जर प्रतिहारों के सामंत नहीं रहेंगे और अधिकता नहीं स्वीकार करेंगे। बाद में इनकी लड़ाई होती है और लड़ाई होने के बाद में फिर यहाँ से एक स्वतंत्र शासक भी चलना शुरू हो जाता है, ऐसा भी इनके बारे में माना जाता है। गोवक प्रथम जो थे, इन्होंने इसकी अधीनता मानने से स्वीकार कर दिया नागभट्ट द्वितीय की। जो सामंत चौहानों के सामंत थे ना, वो इनसे पहले हमने पढ़ा था दुर्लभ राज जो थे वो चौहानों के सामंत थे। और अब जो है गोवक प्रथम है, ये क्या किसका सामंत था, ये प्रतिहार शासक है, प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय जो था के सामंत है ना, इसने एक और काम करवाया था दोस्तों, हर्षनाथ मंदिर का निर्माण। हर्षनाथ मंदिर का निर्माण। एक और चीज देखने को मिलती है आपको, इसने वीर की उपाधि दी जाती है। इनको क्या दी जाती है, वीर की उपाधि। वीर ये किसके द्वारा दी जाती है, ये जो उपाधि दी जाती है ये नागभट्ट द्वितीय के द्वारा दी जाती है। द्वितीय द्वारा। अब क्या करता है ये गोवक प्रथम जो है, ये इसकी अधीनता मानने से इनकार कर देता है, अर्थात ये करता है नागभट्ट द्वितीय की अधीनता मानने से इनकार कौन करता है, ये कर देता है नागभट्ट द्वितीय, ये गोवक प्रथम कर देता है दोस्तों, है ना। इसके बारे में ये था अभी तक। गोवक प्रथम। अब अगर इसके बाद में शासक देखें तो आ जाएगा चंदन राज। नेक्स्ट आ जाएगा चंदन राज। उतार लिया। चंदन राज। यहां चंद्रराज, चंदनराज या चंद्रराज, ये जो इसके कहते हैं, इसके बाद शासक आते हैं। इनके बारे में तो दोस्तों कुछ कहा नहीं गया है इतना, लेकिन इनकी रानी का नाम है रानी रुद्रानी। रानी रुद्रानी आत्मप्रभा। रानी रुद्रानी आत्मप्रभा जो है इनकी पत्नी का नाम है, पत्नी है इनकी। और इनको क्या लगा हुआ था दोस्तों, इनको लगा हुआ था काल सर्प दोष। काल सर्प दोष जो है इनको लगा हुआ था, से ग्रसित। ये क्या करती, काल सर्प दोष जो होता है उससे ग्रसित थी। तो ये किसी राजा महाराजा के पास गई, किसी संत के पास गई और इनको कहा गया कि आप है ना दिल्ली के दीपक जलाया करो शिवलिंग को। तो इन्होंने क्या कर दिया, पुष्कर झील के किनारे, पुष्कर झील के किनारे प्रतिदिन, प्रतिदिन की बात है दोस्तों, प्रतिदिन 1000 दीपक जलाती थी ये, 1000 दीपक जलाती थी। तो चंदनराज, इनके बारे में ज्यादा कुछ था नहीं। इनकी जो पत्नी थी, कौन थी इनकी पत्नी,
इनकी जो पत्नी थी रानी रुद्रानी, पत्नी रानी रुद्रानी जो थी आत्मप्रभा, वो क्या थी, कालसर्प दोष से ग्रसित थी। और यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि कौन सी रानी पुष्कर झील के किनारे प्रतिदिन 1000 दीपक जलाती थी। 1000 दीपक जो जलाती थी वो थी रानी आत्मप्रभा जो थी ये जलाती थी। और किसकी रानी थी ये, चंदन राज की रानी थी। तो इंपॉर्टेंट इसमें यह है दोस्तों। इसके बाद में अगला नेक्स्ट जो शासक आ जाता है वो आ जाता है वाकपति राज। और वाकपति राज जो है इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी। महाराज की उपाधि धारण इन्होंने की थी। इसके 3 पुत्र होते हैं जिनमें एक था सिंहराज लक्ष्मण देव और एक और जो विंध्य था, विंध्य राज तो था। ये 3 शासक थे, 3 पुत्र थे। अब तीनों ने क्या था, इनमें लक्ष्मण देव जो था वो क्या करता है, लक्ष्मण देव करता है नाडोल, चौहान वंश की स्थापना करता है नाडोल में, है ना। सिंहराज आता है और सिंहराज के बारे में कहा जाता है कि इसने भी अपना एक वंश स्थापित किया था। तो पहले वाकपति राज को देखते हैं। वाकपति राज, इसके 3 पुत्र थे जिनमें पहला था सिंहराज, जो दूसरा था लक्ष्मण देव, और तीसरा जो था विंध्यराज। विंध्यराज, वाकपति राज ने महाराज की उपाधि धारण की थी दोस्तों। महाराज, वाकपति राज ने महाराज की उपाधि धारण की थी। सिंहराज जो था लक्ष्मण देव था और विंध्यराज था। लक्ष्मण देव ने क्या किया, नाडोल में, नाडोल पाली में है, में चौहान वंश की स्थापना, वाकपति राज ने क्या की, नाडोल में, नाडोल पाली में जो है नाडोल के चौहान वंश की स्थापना किसने की, लक्ष्मण देव ने की थी। और जो सिंहराज थे, ये सिंहराज जो थे इनके एक पुत्र होते हैं अजय राज, पृथ्वीराज फर्स्ट जो आते हैं वो इनके एक पुत्र होते हैं। और ये भी सिंहराज भी यानी गुर्जर प्रत्यारों की तरफ से उसमें त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेते हैं। दोस्तों एक चीज सोचने वाली है कि जो गुर्जर प्रतिहारों के बीच में, पालों के बीच में जो त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ था, ये संघर्ष लगभग 200 सालों चला था। यानी कि आप सोच के अंदाजा लगा सकते हो कि 200 सालों में क्या क्या बदल जाता है। यहाँ पर 200 सालों के लिए ये कितनी पीढ़ियां चली होगी ये देख सकते हैं। तो इन्होंने भी गुर्जर प्रतिहारों के लिए, गुर्जर प्रतिहारों के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। यानी इसने भी गुर्जर प्रतिहारों के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। और सबसे बड़ी बात जो थी, इसने क्या, इसने जो सिंहराज जो था, इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। सिंहराज ने महाराजा धीराज, महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। और इस उपाधि को धारण करने वाला ये पहला शासक था। महाराजाधिराज की जो उपाधि थी इसको धारण करने वाला जो पहला शासक था वो कौन था, सिंहराज था। तो सिंहराज के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, किसने इसकी उपाधि धारण की थी। और एक और चीज था, किसने अर्शनाथ मंदिर का जो काम था ना उसको भी पूर्ण करवाया था। और दूसरी बात ये थी कि इसने दिल्ली के तोमरों पर भी शासन स्थापित किया था। तो
इसके बारे में अगर देखें तो अब जगह बची नहीं है। वैसे सिंहराज ने अरसनाथ मंदिर को पूर्ण करवाया। मैं ऊपर लिख रहा हूं, जो सिंहराज था इसने अरसनाथ मंदिर के कार्य को क्या करवाया, पूर्ण करवाया था। तो हमने तीनों के बारे में जाना दोस्तों, और तीनों के बारे में यही था कि इसने इसके काम को पूरा करवाया। और जो इस अभिलेख में एक गुज्जर जो तोमर थे और गुज्जर प्रतिहार थे, उनके साथ में जो तोमरों को पराजित करने की इन्होंने बात का उल्लेख किया है अरसनाथ अभिलेख में। ठीक है दोस्तों, अरसनाथ जो अभिलेख था इसमें, तो यह है। और आप देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी जुड़े रहे मेरे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।